जो आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का जानेंगे, जिसका नाम है समाजवाद एवं समयवाद। इसका आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। कल के वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसमें से 10 नंबर आपका फिक्स था। ठीक है ना, 10 मार्क्स आपका फिक्स था कि 10 नंबर का उसी में से आएगा तो आएगा। हम 40 से 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, जिसमें से 10 नंबर आपका पक्का था। तो अगर आप उसको अभी तक नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप अभी से जल्दी से उसको देख लीजिए। पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तो बहुत ही आसान होता है सब्जेक्टिव भी आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। और इस क्लास को भी आप शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कीजिएगा। एक लाइक भी अच्छा कर दीजिएगा, जिससे मेरे को मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करा सकूँ। प्यारे बच्चों, ये देखिए क्लास 10th के बारे में देखिए, यहाँ पर हमारे जो भी चैनल है, यहाँ पे क्लास 10th की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जो देखिए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है सिर्फ वही, आलतू फालतू कुछ नहीं पढ़ाई जाता है। जो भी एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है, जो पैटर्न होता है उसी के हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है। सिलेबस पूरा कंप्लीट कराने का 6 मंथ आपका टाइम है, ठीक है ना। 6 मंथ में आपका कंप्लीट सिलेबस कराएंगे और 6 मंथ जो होगा उसको रिवीजन में लगाया जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो 450 प्लस आएगा। आइए प्यारे बच्चों, बिना देर किए इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न संख्या देखिए एक क्या कह रहा है, समाजवाद क्या है। देखिए चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं समयवाद। तो पहले तो जानेंगे ना समाजवाद एवं समयवाद क्या होता है। तो वही प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है समाजवाद क्या है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, समाजवाद क्या है, एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया है। क्या है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक क्या है, नया आयाम दिया है। समाजवाद उत्पन्न में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व का धन के समान वितरण पर जोर देता है। यह एक शोषण युक्त समाज की स्थापना चाहता है। यह एक क्या करता है, शोषण मुक्त समाज की स्थापना क्या करता है, चाहता है। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं आप। कि समाजवाद आपको समझ में आ गया ना। समाजवाद अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, यस सर आ गया। कमेंट कीजिए जल्दी से प्यारे बच्चों। समाजवाद क्या आपका 1 नंबर जो पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये आपको कंप्लीट हो गया। बताइए तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समाजवाद समझ में आया। समाजवाद देखिए बहुत ही आसान है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो आज के दिनों में, आधुनिक मतलब आज के दिनों में क्या है, एक नया आयाम है, नया एक तरीका है। समाजवाद उत्पन्न करने में मुख्यतः निजी स्वामित्व एवं सामूहिक मतलब क्या करना चाहिए, निजी बहुत ही आराम से, और सामूहिक मतलब लोगों के साथ टीम वर्क करना चाहिए। टीम वर्क पर क्या करता है, ये जोर देता है। और ये एक शोषण मुक्त समाज का स्थापना करता है। शोषण मुक्त जो मतलब बहुत ही स्वतंत्र हो, उसी का क्या करता है, ये उत्पन्न करने के चाहता है, समाज की स्थापना करना चाहता है। तो ये समाजवाद कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, समाजवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि समाजवाद किसे कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कर रहे हैं, समाजवादी दर्शन क्या है। समाजवादी दर्शन, समाजवाद तो हो गया, अब पूछा है समाजवादी दर्शन क्या होते हैं। तो आइए इसको जानते हैं। समाजवाद उत्पन्न में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। समाजवादी शोषण युक्त मुक्त में स्थापना करते। समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी आर्थिक है जिसके अंतर्गत उत्पादन सभी संसाधनों, कारखानों एवं विवरण सरकार का अधिकारों का व्यवहार में उत्पन्न करना निजी लाभ के लिए होकर समान के लिए होता है। क्या होता है, ये देखिए सेम समाज जो बताए थे ना हम आपको, समाजीकरण, जो उसी को मतलब समाजवाद का ही सेम टू सेम यही डिफिनेशन है। ठीक है ना। तो ये दूसरा नंबर भी क्वेश्चन हो गया। आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि समाजवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे, समाजवाद जो थी पहले के दिनों में क्या एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था कैसे थी। रूस के क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था
की स्थापना हुई। जब रूस की क्रांति के जब क्रांति हो गई तो क्या हुआ, एक नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का स्थापना हुआ। सामाजिक असमानता समाप्त कर दी गई। जो सामाजिक असमानता थी उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। वर्ग विहीन समान का निर्माण कर रूसी समाज पर परंपरागत स्वरूप बदल दिया गया। क्या किया गया, वर्ग जो जाति होती है उसको हटाकर क्या किया गया, रूसी समाज के परंपरागत को बदल दिया गया। पूंजीपति एवं जमींदार वर्ग का उन्मूलन कर दिया गया। समाज में एक ही वर्ग रहा जो समाजवादी नागरिकों का था। जो क्या था, समाजवादी नागरिकों का था। एक ही वर्ग रहा जो समाजवादी नागरिकों का था। काम का अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। जो काम का अधिकार था वो संवैधानिक मतलब संविधान जैसे कार्य करता है ना, मतलब एकदम अनुशासन में वैसे कार्य बना दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त कर पूंजीपतियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया गया। देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण क्या कर दिया गया, देश के जितना भी सारी संपत्ति थी, धन दौलत जो भी, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार एक वर्गहीन और शोषण मुक्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इससे क्या हुई, एक अच्छा समाज की स्थापना हुआ। ठीक है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति के बाद समाजवाद में एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि रूस के जब क्रांति समाप्त हुआ तो उसके बाद क्या था, समाजवाद में नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था का क्या हुआ, निर्माण हुआ। नई एवं आर्थिक नीति सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। ये प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहे हैं कि रूस क्रांति के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें। तो ये इसका उत्तर देखते हैं। रूसी क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण थे, सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक और आर्थिक क्या थे ये, सामाजिक एवं आर्थिक। ठीक है ना। दो क्या थे, रूसी क्रांति के प्रमुख कारण थे, तो इसी के बारे में उल्लेख करना है। आइए जानते हैं। रूसी समाज के बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। बहुत ही मतलब दयालु थी। क्या थी, अत्यधिक दयनीय थी। मजदूर तथा श्रमिक विशोषण के शिकार थे। अतः किसान मजदूर शारजाही का विरोध बन गए। रूस की आर्थिक स्थितियों भी दुर्बल थी। कृषि तथा उद्योग के समुचित विकास नहीं होने तथा युद्धों से रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। इसकी क्रांति भावना को बल मिला, बल मिला था। फिर प्रश्न संख्या 5 कि रूस के संसद को क्या कहा जाता है। रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या याद रखिएगा, ड्यूमा। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, ड्यूमा कहा जाता है। रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। याद रखिएगा, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, रूस में कृषि दासता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई। तो रूस की जो दासता की प्रथा थी वो किस वर्ष समाप्त हो गई, खत्म हो गई। तो रूस में कृषि दासता की समाप्ति जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा 1861 में, कितना में, 1861 में क्या हो गई, 1861 ईस्वी में वो रूस की दासता की जो प्रथा थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई 1861 में। अगर कोई सन पूछेगा तो कितना में बताइएगा, 1861 में समाप्त हुई। कितना में, रूस में कृषि दासता की प्रथा जो थी 1861 ईस्वी में समाप्त हो गई। ठीक है ना, 1861 में। प्रश्न संख्या 7 कर रहे हैं कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया कि नहीं, दो उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। रूस की जो क्रांति थी वो पूरे विश्व को क्या कर दिया गया था, प्रभावित कर दिया गया था अपने अंदर। तो उसके दो कारण बताना है। तो रूस की क्रांति के पूरे विश्व पर प्रभावित किया, इसके उदाहरण निम्न प्रकार है, इस प्रकार है। ठीक है ना, इस प्रकार है। तो इस क्रांति के पश्चात श्रमिक या सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसके अन्य क्षेत्रों में आंदोलन को
प्रोत्साहन मिला। इसके अन्य जो आंदोलन क्षेत्र थे, जो दूसरे मतलब जगह, उसमें क्या मिला? आंदोलन का प्रोत्साहन मिला। दूसरा नंबर कह रहा है, रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभक्त हो गया। दो खेमों में क्या हो गया? विभक्त हो गया। जैसे कि पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। यूरोप कितने भागों में? दो भागों में। एक तो पूर्वी यूरोप और दूसरी क्या हो गया? पश्चिमी यूरोप में ये क्या हो गया? विभक्त हो गया, मतलब खंडित हो गया। 3 नंबर इसका कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच हथियारों की होड़ जारी रही। होड़ जारी रही मतलब क्या रही? दोनों तरफ से लड़ाई जारी रही थी, मतलब हथियार उसमें भी चल रहे थे। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 देखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? ये वीवीआई क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है ना। ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। 2026 में एकदम 100% गारंटी है कि आएगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है ना। और हम भी मानते हैं इसको। बहुत बार क्वेश्चन में हम देखें कि ये आया है, हर साल आया है। तो इसका उत्तर देखते हैं कि रूस की क्रांति के नेतृत्व में किसके नेतृत्व में हुई थी? जो रूस की क्रांति हुई थी किसके नेतृत्व में हुई थी? किसके कहने पर हुई थी? तो 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति बोल्शेविक दल के नेता लेनिन के नेतृत्व से हुई थी। लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। मतलब जो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, वो बोल्शेविक की रूसी क्रांति, वो क्या लेनिन के कहने पर क्या हुई थी? ये कहने पर हुई थी। क्या हुई थी? रूसी क्रांति के किसके कहने पर? तो लेनिन के कहने पर 1917 में हुई थी। प्रश्न संख्या 9 है, प्रथम विश्व युद्ध के रूप में पराजय की क्रांति देता है कैसे? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय की क्रांति देता है कैसे? इसका उत्तर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर और शामिल हुआ। जार का मानना था कि युद्ध के अवसर पर जनता सरकार का समर्थन करेगी और आंतरिक विद्रोह करेगी, पर विद्रोह पड़ जाएगा। परंतु जोर का यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। युद्ध में रूस की लगातार हार हो गई। सैनिक के पास न तो अब अस्त्र शस्त्र थे और न ही पर्याप्त रसद एवं वस्त्र। रूसी सेना की कमान स्वयं जार से संभाल रखी थी। पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस लगी। इस स्थिति में रूसी जनता और अधिक किर्दंत हो गई तथा दूसरी तरफ राजशाही को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गई। वस्तु प्रथम विश्व युद्ध में पराजय रूस में क्रांति हेतु मार्ग क्या किया? प्रस्तुत किया। मार्ग को क्या किया? प्रस्तुत किया, मतलब चालू करने का कार्य किया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? रूसीकरण की जो नीति क्रांति थी वो कहाँ तक उत्तरदायी थी, मतलब कहने योग्य थी? इसका उत्तर देते हैं, रूस में विभिन्न प्रजातियों के निवास थे। रूस में अलग अलग प्रजाति रहते थे, ठीक है ना। वहाँ पे निवास थे, मतलब रहने वाले थे। इनमें स्लावों की संख्या सबसे अधिक थी। स्लाव की, ठीक है ना। सबसे अधिक किसकी थी? स्लाव की, ठीक है, याद रखिएगा। इनके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी इत्यादि भी थे। इनके साथ साथ स्लावों के साथ साथ कौन कौन थे? फिन भी थे, पोल भी थे, जर्मन भी थे और इत्यादि भी थे। ये भिन्न भिन्न भाषा तथा रीति रिवाज को मानते थे। ये भिन्न भिन्न अलग अलग भाषा तथा रीति रिवाज को मानते थे। इसलिए रूसी सरकार ने देश की एकता के लिए रूसीकरण की नीति अपनाई। रूसीकरण की नीति को क्या किया? अपना लिया। देश के जो सरकार थे वो एकता के लिए, मतलब जब सभी लोग एक हो जाए तो इसके लिए क्या किया? रूसीकरण की नीति को अपना लिया गया। जार की नीति थी, एक जार, एक चर्च और एक रूस। परंतु रूस का अल्पसंख्यक वर्ग सरकार की इस नीति को व्यग्र हो गया। जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति के लादने का प्रयास किया। 1863 में इस क्रांति के पोलो ने विद्रोह कर दिया। पोलो ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया।
जिससे दबा दिया गया। इस प्रकार रूसी राजतंत्र में प्रति उनका आक्रोश बढ़ता गया। उनका प्रति आक्रोश क्या करता गया? बढ़ता गया। हमेशा रूसी क्रांति का आक्रोश जो था वो हमेशा का हमेशा बढ़ता ही गया, इंक्रीज होता ही गया। प्रश्न संख्या 11 है, निहिलिज्म। निहिलिज्म से आप क्या समझते हैं? रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? निहिलिज्म, निहिलिज्म से आप क्या समझते हो और रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? क्या प्रभाव पड़ा? तो रूसी नागरिकों को एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि रूस की सुधार आंदोलन जार के द्वारा किए जाए। जार अलेक्जेंडर द्वितीय के कई सुधार कार्यक्रम भी चलाए, परंतु इससे सुधारवादी स्पष्ट नहीं हुए। इनमें से कुछ निहिलिस्ट आंदोलन पर आरंभ किए। ये निहिलिस्ट के नाम से जाने जाते थे। ये किसके नाम से जाने जाते थे? तो निहिलिस्ट के नाम से जाने जाते थे। ये स्थापित व्यवस्था को आतंक का सहारा लेकर समाप्त करना चाहते थे। 1881 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या निहिलिस्टों ने कर दी। इन निहिलिस्टों के विचार से प्रभावित होकर क्रांतिकारी राजशाही के विद्रोह एकजुट होने लगा। क्या होने लगा? तो निहिलिस्टों के विचार से प्रभावित होकर, मतलब उनका बात मानकर क्रांतिकारी जो थे राजशाही के विद्रोह क्या हो गए? एकजुट हो गए। राजशाही के विद्रोह में खड़े हो गए, एक साथ क्या हो गए? खड़े हो गए। प्रश्न संख्या 12 है, बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? बौद्धिक जो जागरण थे वो रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया है? कैसे प्रभावित किया गया है बताना है। इसका उत्तर देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में बौद्धिक जागरण हुआ, जिसने लोगों का निरंकुश राजतंत्र के विद्रोह लगावत करने की प्रेरणा दी। लगावत करने की क्या की? प्रेरणा दी। अनेक विख्यात लेखकों और बुद्धिजीवियों लियो टॉल्स्टॉय, इवान तुर्गनेव, फ्योदर दोस्तोयेव्स्की, मैक्सिम गोर्की ने अपनी रचनाओं द्वारा सामाजिक अन्याय एवं भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था का विद्रोह कर एक नए प्रगतिशील समाज का निर्माण का आह्वान किया। एक नए प्रगतिशील जो मतलब मजबूत उस वैसे एक क्या किया? समाज का आह्वान के निर्माण किया। और रूसी लोग विशेषतः किसान और मजदूर कार्ल मार्क्स के दर्शन के गहरे रूप से प्रभावित हुए। क्या हुए? रूसी के जो लोग थे वो किसान और मजदूर एवं कार्ल मार्क्स के दर्शन से बहुत ही प्रभावित हो गए। वे शोषण और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने पर तत्पर हो गए। वे क्या हो गए? शोषण और अत्याचार, जो अत्याचार हो रहा था उस पर क्या कर गए? संघर्ष करने को तत्पर हो गए, मतलब जागरूक हो गए। प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या कर रहा है। नई आर्थिक नीतियों मार्क्सवाद सिद्धांतों के साथ कैसे समझौता थी? नई आर्थिक जो नीति थी मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ कैसे समझौता थी? तो इसका उत्तर देखते हैं। समाजवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, परंतु लेनिन की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन स्वामित्व दिया। जमीन को क्या किया? किसानों को जमीन दिया। व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार नई आर्थिक नीतियों में दिया गया। नई आर्थिक नीतियों में भी चलाने का अधिकार दिया। स्पष्ट यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ स्पष्ट रूप से ये क्या है? नीति सिद्धांतों के अनुसार समझौता पर भी, परंतु इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। सोवियत जो संघ थी उसमें क्या हुआ? अर्थव्यवस्था जो उनकी थी उनमें भी क्या हुआ? काफ़ी सुधार हुआ, काफ़ी चेंजेज हुआ, मतलब बदलाव हुआ। प्रश्न संख्या 14 है। स्टालिन का परिचय दीजिए। स्टालिन हम आपको ऑब्जेक्टिव में बताए थे ना स्टालिन के बारे में, तो इन्हीं का क्या करना है? परिचय देना है। स्टालिन का परिचय देना है। ठीक है। लेनिन के बाद सत्ता स्टालिन के हाथों में आई। सोवियत संघ में विकास के लिए उसने 3 पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, कृषि शिक्षा को सुधार किया तथा श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया। साथ ही उसने एक ऐसी नीति बनाई जिसमें स्वाधिकारी शासन की स्थापना हो।
स्वाधिकारी शासन की क्या हो, एक स्थापना हो, मतलब स्थापना किया जा सकता है, निर्माण किया जा सके। प्रश्न संख्या 15 है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति एक सर्वहारा क्रांति है, स्पष्ट करें। जो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी वो बोल्शेविक क्रांति का एक सर्वहारा क्रांति है, मतलब जिसमें सभी लोग क्या किए थे, क्रांति किए थे, यह स्पष्ट करना है। तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस में सर्वहारा वर्ग को अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई। जो सर्वहारा वर्ग, जो मतलब गरीब लोग होते हैं, सर्वहारा वर्ग उन्हीं को कहा जाता है। किसानों और मजदूरों को मतदान के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक अधिकार मिले। जो किसानों को जो थे वो मतदान के साथ साथ क्या किए, अतिरिक्त राजनीतिक अधिकार मिले, ठीक है ना, राजनीतिक अधिकार मिले। व्यक्तिगत संपत्ति की असमानता तथा उद्योगों को राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे एक वर्गहीन समाज का निर्माण हुआ था। जिससे एक क्या हुआ था, वर्गहीन समाज का निर्माण तथा वर्गहीन समाज का निर्माण तथा सामाजिक समानता की स्थापना हुई। इन परिवर्तनों के रूपों में किसानों तथा मजदूरों की समान बढ़ा। इसीलिए 1917 की बोल्शेविक क्रांति को सर्वहारा क्रांति भी कहा जाता है। जो 1917 में क्रांति हुई थी, जिसको हम लोग रूसी बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं, उसको सर्वहारा क्रांति भी कहा जाता है। इसका भी देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग ने 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए और इसमें से 13-14 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट, इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखिए वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज देखिए, आज कितना तारीख है, 13 मई है। आज कितना तारीख है, 13 मई 2025 है, ठीक है ना। 13 मई 2025 को ये सुबह 8 बजे ये वीडियो आया है। और इसी का सेकेंड पार्ट, जो सब्जेक्टिव का जो सेकेंड पार्ट का वीडियो होगा, ये आपको शाम को इसी चैनल पे, मतलब 13 मई को ही क्या कर देंगे, 13 मई को 5 बजे क्या किया जाएगा, इसको अपलोड किया जाएगा। जो सेकेंड पार्ट का जो वीडियो होगा 5 या 6 बजे, 5 बजे ज़्यादातर चांस है कि 5 बजे ये वीडियो क्या हो जाए, अपलोड हो जाए, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर जब पूरा बनाएंगे तो मतलब 1 घंटे के आसपास का वीडियो हो जाएगा। इसलिए आपके लिए 2 बार कर दिया गया, ठीक है ना। 2 पार्ट में कर दिया जाता है तो क्या बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए 2 पार्ट में कर दिया गया है। तो आप इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर आप अभी तक ऑब्जेक्टिव क्लास को नहीं किए होंगे तो ऑब्जेक्टिव क्लास का भी कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से 10 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। 10 को ऑब्जेक्टिव ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताए हैं ना, जो आपको एकदम 100% गारंटी देते हैं कि वो आएगा ही आएगा। उसमें से 10 से कहीं ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 10-12 भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए आप उस क्लास को ज़रूर से देखिएगा। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको कुछ नोट करना होगा, मतलब कुछ लिखना होगा, तो आप इसमें से पीडीएफ को रोक कर, वीडियो को रोक कर लिख भी सकते हैं। या फिर अगर आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में, बिल्कुल फ्री में मिलता है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आप क्या कीजिए, इस वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन में क्या है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सअप का लिंक है, आप जाइए वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। या फिर हम नंबर दे रहे हैं, देखिए 85 398 71 728, ये नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल या फिर मैसेज कीजिए और बोलिए कि सर हमको क्लास 10th के इस सब्जेक्ट का या फिर इस चैप्टर का पीडीएफ नोट चाहिए। हम आपको तुरंत उसी टाइम 2 मिनट के अंदर क्या कर देंगे, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, दे देंगे, ठीक है ना। तो आप वहाँ से भी अपना नोट्स बना सकते हैं। तो आप ज़रूर से नोट्स परचेज कर लीजिएगा, नोट्स फ्री में मिल रहा है, मतलब नोट्स को ले लीजिएगा। और इसका सेकेंड पार्ट याद रखिएगा कि 5 बजे, मतलब आज ही 5 बजे क्या हो जाएगा, 5 बजे आपको देखने को मिलेगा। तो सेकेंड पार्ट के लिए भी आप ज़रूर से एक्टिव रहिएगा 5 बजे एकदम, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।